हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि थिंक एंड ग्रो रिच सीरीज़ का चैप्टर 6 कब आएगा, तो उन्हीं लोगों की डिमांड पर आज हम इसके चैप्टर 6 को कवर करेंगे। उम्मीद है इस सीरीज़ के वीडियोस पहले जितने आपको पसंद आए हैं, ये वीडियो भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है कल्पना, मन की कार्यशाला, धन की ओर 5वां कदम। कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। दिमाग के कल्पनाशील संकाय की सहायता के माध्यम से आवेग, इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। कहा गया है कि आदमी कुछ भी बना सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। सभ्यता के सभी युगों में यह युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि यह तेजी से परिवर्तित का एक युग है। हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती हैं। अपने कल्पनाशील संकाय की सहायता के माध्यम से आदमी ने आज के समय से पहले मानव जाति के पूरे इतिहास के दौरान की तुलना में अतीत के 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज और इस्तेमाल किया है। उसने हवा पर इस हद तक विजय प्राप्त की है कि उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी है। उसने हवा का दोहन किया है और इससे दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ तात्कालिक संचार के एक साधन के रूप में काम करवाया है। उसने लाखों मील दूर सूर्य का विश्लेषण और भार किया है और कल्पना की सहायता के माध्यम से निर्धारित किया है कि यह किन तत्वों से बना है। उसने खोज की है कि उसका अपना ही मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए एक प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन दोनों है, और उसने इस खोज का व्यावहारिक उपयोग करना सीखना अब शुरू कर दिया है। उसने गतिशीलता बढ़ा ली है। अब वह 300 से अधिक मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। वह समय जल्द ही आएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता और दोपहर का भोजन सैन फ्रांसिस्को में करेगा। कारण की सीमा के अंदर आदमी की एकमात्र सीमा अपने विकास और अपनी कल्पना के उपयोग में निहित है। वह अभी तक अपने कल्पनाशील संकाय के उपयोग में विकास के शीर्ष तक नहीं पहुंचा है। उसने मात्र खोज की है कि उसके पास एक कल्पना है और इसे एक बहुत ही साधारण तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। कल्पना के दो रूप। कल्पनाशील संकाय दो रूपों में कार्य करता है, एक सिंथेटिक कल्पना और अन्य रचनात्मक कल्पना के रूप में जानी जाती है। सिंथेटिक कल्पना इस संकाय के माध्यम से आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह संकाय कुछ भी नहीं बनाता है, वह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करता है जिससे इसे चलाया जाता है। यह उस अपवाद के साथ आविष्कारकों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संकाय है, जो रचनात्मक कल्पना का सहारा तब लेता है जब वह सिंथेटिक कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता है। रचनात्मक कल्पना के संकायों के माध्यम से आदमी का सीमित दिमाग का अनंत ज्ञान के सीधा संचार होता है। यह वह संकाय है जिसके माध्यम से अंतर्ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं। सभी बुनियादी या नए विचारों को इस संकाय द्वारा आदमी को सौंप दिया जाता है। यह इस संकाय के माध्यम से ही है कि दूसरों के दिमाग से विचार कंपन प्राप्त किए जाते हैं। यह इस संकाय के माध्यम से ही है कि एक व्यक्ति सुर मिलाकर या अन्य लोगों के अवचेतन मन के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना स्वचालित रूप से काम करती है, बाद के पृष्ठों में वर्णित ढंग से। यह संकाय केवल तभी काम करता है
जब चेतन मन अत्यंत तेज वेग पर कंपन कर रहा हो। उदाहरण के लिए, जब चेतन मन को एक मजबूत इच्छा की भावना के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। रचनात्मक संकाय उपयोग के माध्यम से इसके विकास के अनुपात में और अधिक सतर्क उल्लेखित सूत्रों से कंपन के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यह बयान महत्वपूर्ण है। पारित करने से पहले इस पर विचार करें। जैसे ही आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, दिमाग में रखें कि कोई इच्छा को पैसे में कैसे परिवर्तित कर सकता है, कि पूरी कहानी को एक बयान में नहीं बताया जा सकता है। कहानी केवल तब पूरी होगी जब कोई महारत हासिल कर चुका हो, ग्रहण कर चुका हो और सभी सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू कर चुका हो। व्यापार, उद्योग, वित्त के महान नेता और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बने क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित किया। कल्पना के सिंथेटिक और रचनात्मक दोनों संकाय उपयोग से अधिक सतर्क हो जाते हैं, जैसे कि शरीर की कोई भी मांसपेशी या अंग उपयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। इच्छा केवल एक विचार, एक आवेग है। यह अस्पष्ट और अकाल्पनिक है। यह अमूर्त है और इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे इसके भौतिक समकक्ष के रूप में तब्दील न कर दिया गया हो। यद्यपि सिंथेटिक कल्पना वह है जो इच्छा के आवेग को पैसे में बदलने की प्रक्रिया में अधिकतर इस्तेमाल की जाएगी। आपको मन में यह तथ्य अवश्य ही रखना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों और स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो रचनात्मक कल्पना के उपयोग की मांग भी करती हैं। आपका कल्पनाशील संकाय निष्क्रियता के माध्यम से शायद कमज़ोर हो गया है। इसे प्रयोग के माध्यम से पुनर्जीवित किया और चौकस बनाया जा सकता है। यह संकाय मरता नहीं है, हालांकि यह उपयोग की कमी के कारण मौन हो सकता है। सिंथेटिक कल्पना के विकास पर कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह वह संकाय है जिसे आप इच्छा को पैसे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में अधिक बार उपयोग करेंगे। इच्छा के अमूर्त आवेग का पैसे के मूर्त यथार्थ में परिवर्तन एक योजना या योजनाओं के उपयोग की मांग करता है। इन योजनाओं को कल्पना की सहायता से ही बनाया जाना चाहिए और मुख्य रूप से सिंथेटिक संकाय के साथ। पूरी किताब पढ़ें, फिर वापस इस अध्याय पर आएं और अपनी इच्छा को पैसे में परिवर्तन के लिए तुरंत अपनी कल्पना को योजना या योजनाएं बनाने के काम पर लगा दें। योजनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल निर्देशों का पालन करें। अपनी योजनाओं को लिख लें यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है। जिस पल आप इसे पूरा करते हैं, आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को ठोस रूप दे चुके होंगे। एक बार फिर पिछले वाक्य को पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें, बहुत धीरे से, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, याद रखें कि जिस पल आप अपनी इच्छा का बयान और इसकी प्राप्ति के लिए एक योजना लिख लेते हैं, आप वास्तव में कदमों की श्रृंखला का पहला कदम ले चुके होते हैं, जो विचार को इसके भौतिक समकक्ष में परिवर्तित करने में आपको सक्षम बना देगा। पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, आप खुद और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके माध्यम से पदार्थ के सूक्ष्म कण एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित और व्यवस्थित किए गए हैं। इसके अलावा यह बयान अद्भुत महत्व का है। यह धरती आपके शरीर की अरबों व्यक्तिगत कोशिकाओं की हर एक कोशिका, पदार्थ का हर परमाणु ऊर्जा के एक अमूर्त रूप में शुरू हुआ था। इच्छा विचार आवेग है, विचार आवेग ऊर्जा के रूप है। जब आप पैसा जमा करने के लिए विचार आवेग इच्छा से शुरू करते हैं, तो आप अपनी सेवा में वही सामान प्रयोग करते हैं जो प्रकृति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड में
हर सामग्री स्वरूप को बनाने में प्रयोग किए थे, शरीर और मस्तिष्क सहित, जिसमें विचार आवेग कार्य करते हैं। जहाँ तक विज्ञान निर्धारित करने में सक्षम हुआ है, पूरा ब्रह्मांड दो तत्वों पदार्थ और ऊर्जा से बना है। ऊर्जा और पदार्थ के संयोजन के माध्यम से आदमी के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष बनाया गया है। सबसे बड़े तारे जो आकाश में तैरते हैं से लेकर नीचे तक और स्वयं आदमी तक। अब आप प्रकृति की विधि द्वारा लाभ कमाने की कोशिश करने के कार्य में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ईमानदारी से और दृढ़ता से अपनी इच्छा को भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में परिवर्तन करने का प्रयास करके प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह कर सकते हैं, यह पहले किया जा चुका है। आप उन नियमों की सहायता के माध्यम से धन का निर्माण कर सकते हैं जो अपरिवर्तनीय है, लेकिन पहले आपको इन कानूनों से परिचित होना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना होगा। पुनरावृत्ति के माध्यम से और हर कल्पनीय कोण से इन सिद्धांतों के विवरण तक पहुंचकर लेखक आपके लिए वह राज खोलने की उम्मीद करता है जिससे हर महान धन इकट्ठा किया गया है। यह अजीब और विरोधाभासी लग सकता है। राज कोई राज नहीं है। प्रकृति खुद को इस धरती में जिस पर हम रहते हैं, हमारी दृष्टि के भीतर प्रसुप्त तारों और ग्रहों में, हमारे आसपास के तत्वों में, घास के हर तिनके में और हमारी दृष्टि के भीतर जीवन के हर रूप में दिखाती है। प्रकृति एक इतने छोटे से सेल जो एक पिन की नोक पर भी खो सकता है का रूपांतरण उस इंसान में करके जो अभी इस लाइन को पढ़ रहा है, जीव विज्ञान के रूप में इस राज का विज्ञापन करती है। इच्छा के इसके भौतिक समतुल्य में रूपांतरण निश्चित रूप से अब कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है। यदि आपको यह पूरी तरह से समझ में नहीं आता जो कहा गया है, तो निराश नहीं होना। जब तक आप लंबे समय से मस्तिष्क के एक छात्र ना रहे हों, आपसे इस अध्याय को पहली बार में ही पढ़कर पूरा आत्मसात कर लेने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन आप समय के साथ अच्छी प्रगति कर लेंगे। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ के लिए रास्ता खोल देंगे। जो आप समझते हैं उसे आत्मसात कर लें। जब आप पहली बार इस दर्शन को पढ़ते हैं, तब आप इसे दोबारा पढ़ें और अध्ययन करें। आप पाएंगे कि इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ हुआ है और यह आपको इस सब की एक व्यापक समझ देगा। इन सबसे ऊपर रुके नहीं और न ही आप कम से कम 3 बार तक के लिए इन सिद्धांतों के अपने अध्ययन में संकोच ना करें, क्योंकि तब आप इसे रोकना नहीं चाहेंगे। कल्पना का व्यवहारिक उपयोग कैसे करें? विचार सभी संपदाओं की शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना के उत्पाद हैं। आइए इस आशा के साथ कि ये उदाहरण उन विधियों से संबंधित निश्चित जानकारी देंगे जिनके द्वारा अमीरी पाने में कल्पना का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ जाने माने ज्ञात विचारों की जांच करते हैं जिन्हें विशाल दौलत उपजाई। मंत्रमुग्ध केतली। 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर आया। अपना घोड़ा बांधा, चुपचाप पीछे के दरवाजे से एक दवा की दुकान में घुसा और नशीली दवाओं के युवा लिपिक के साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। कई लोगों को काफ़ी धन की उपज करवाना उसके मिशन की किस्मत में था। सिविल युद्ध के बाद से दक्षिण के लिए सबसे व्यापक फायदा लाना इसकी किस्मत में था। पर्चा काउंटर के पीछे बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क ने 1 घंटे से अधिक धीमे स्वर में बात की। फिर डॉक्टर चला गया। बाहर घोड़ा गाड़ी तक गया और वापस एक बड़े पुराने ज़माने की केतली, एक बड़ी लकड़ी की छड़, केतली की सामग्री को हिलाने में प्रयोग होने वाली लाया और दुकान के पीछे उन्हें रख दिया। क्लर्क ने केतली का निरीक्षण किया, अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर बिल का रोल बाहर निकाला और डॉक्टर को सौंप दिया। रोल में कुल
क्लर्क की पूरी बचत $500 निहित थी। डॉक्टर ने एक कागज की छोटी सी पर्ची सौंप दी जिस पर गुप्त सूत्र लिखा गया था। कागज की उस छोटी सी पर्ची पर लिखे शब्द किसी राजा के खजाने के समान कीमती थे, लेकिन डॉक्टर के लिए नहीं। केतली का उबलना शुरू करने के लिए उन जादुई शब्दों की जरूरत थी, लेकिन न तो डॉक्टर और न ही युवा क्लर्क जानता था कि कितना शानदार भाग्य केतली से बहने वाला था। बूढ़ा डॉक्टर उस यंत्र को $500 में बेचकर खुश था। पैसा उसके कर्ज का भुगतान कर देता और उसे मस्तिष्क की स्वतंत्रता देता। क्लर्क कागज के एक टुकड़े मात्र और एक पुरानी केतली पर अपने पूरे जीवन की बचत दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था उसका निवेश एक केतली से सोना बहना शुरू करवा देगा, जो अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन से भी आगे निकल जाएगा। क्लर्क ने वास्तव में जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी की छड़ और कागज की एक पर्ची पर गुप्त संदेश आकस्मिक थे। उस केतली का अजीब प्रदर्शन नए मालिक के द्वारा गुप्त निर्देश के साथ एक ऐसे तत्व को मिलाने के बाद घटना शुरू हुआ जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। इस कहानी को ध्यान से पढ़ें, अपनी कल्पना का एक परीक्षण करें, देखें यदि आप खोज सकते हैं कि उस युवक ने उस गुप्त संदेश के साथ क्या मिलाया था जिसके कारण केतली ने सोना बहाना शुरू कर दिया। जब आप पढ़ें तो याद रखें यह अरेबियन नाइट्स की कोई कहानी नहीं है। यहाँ आपके पास कल्पना से भी अजीब तथ्यों की एक कहानी है, तथ्य जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ। आइए इस विचार द्वारा उत्पादित किए गए सोने के विशाल भाग्य पर एक नज़र डालते हैं। इसने भुगतान किया है और अभी भी दुनिया भर के उन पुरुषों और महिलाओं को बहुत बड़े भाग्य का भुगतान कर रहा है जो लाखों लोगों को केतली की सामग्री वितरित करते हैं। पुरानी केतली अब दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, इसलिए गन्ना उगाने में, चीनी बनाने और बेचने में लगे हुए हजारों पुरुषों और महिलाओं को एक स्थायी प्रकृति का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली कांच मजदूरों की भारी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सालाना कांच की लाखों बोतलों की खपत करती है। पुरानी केतली देश भर में क्लर्कों, आशुलिपिकों, कॉपी लेखकों और विज्ञापन विशेषज्ञों की एक सेना को रोजगार देती है। यह उन कलाकारों के लिए प्रसिद्धि और भाग्य लाई है जिन्होंने उत्पाद का वर्णन करने वाले बेहतरीन चित्रों को बनाया है। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तित कर दिया है, जहां यह अब सीधे या परोक्ष रूप से हर व्यवसाय को और व्यवहारिक रूप से शहर के लगभग हर निवासी को लाभ पहुंचाती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया में हर सभ्य देश को इसे छूने वाले पर सोने की एक सतत धारा उड़ेलते हुए लाभ पहुंचाता है। केतली के सोने से दक्षिण के सबसे प्रमुख कॉलेजों में से एक बनाया और काम में लाया गया है, जहां हजारों युवा लोग सफलता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पुरानी केतली ने अन्य अद्भुत काम किए हैं। पूरी दुनिया की मंदी के दौरान जब कारखाने, बैंक और व्यावसायिक घराने हजारों की संख्या में बंद हो रहे थे और छोड़ रहे थे, इस मंत्रमुग्ध केतली का मालिक दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की एक सेना को लगातार तेजी से रोजगार देता जा रहा था और उन लोगों को सोने का अतिरिक्त अंश दे रहा था जिन्हें बहुत पहले से ही इस विचार में आस्था थी। यदि पुरानी पीतल की केतली बात कर सकती तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाती। प्रेम का रोमांस, व्यापार का रोमांस, पेशेवर पुरुषों और महिलाओं के रोमांस जो प्रतिदिन इसके द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में सुनिश्चित है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा था और यह उस
जगह से बहुत दूर नहीं शुरू हुआ था जहां पर दवा क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यही वह जगह थी जहां लेखक अपनी पत्नी से मिला था और वही थी जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली केतली के बारे में बताया था। यह उस केतली का ही उत्पाद था जिसे वे पी रहे थे जब उसने उसे खुद को स्वीकार करने के बारे में पूछा था, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा। अब जब आप जान गए हैं मंत्रमुग्ध केतली की सामग्री एक विश्व प्रसिद्ध पेय है, यह उपयुक्त है कि लेखक स्वीकार करे कि पेय के घरेलू शहर ने उसे उसकी पत्नी प्रदान की। खुद पेय भी उसे बिना नशे के विचार की उत्तेजना प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यह मन को ताजगी देने का कार्य करता है, जो एक लेखक के पास अपना बेहतरीन काम करने के लिए अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी हों, कहीं भी रहते हों, किसी भी काम में लगे हुए हों, बस भविष्य में जब भी आप कोका कोला शब्दों को देखें, याद रखें कि इसका दौलत का विशाल साम्राज्य और प्रभाव एक विचार से आया है और कि रहस्यमय तत्व जो दवाई क्लर्क आशा कैंडलर ने गुप्त सूत्र के साथ मिलाया था वह कल्पना था। एक पल के लिए रुकें और इस बात पर सोचें। यह भी याद रखें कि इस पुस्तक में वर्णित धन के लिए 13 कदम माध्यम थे, जिनके माध्यम से कोका कोला का प्रभाव हर शहर, कस्बे, गांव और दुनिया के चौराहे तक फैल गया और आपके दिमाग में उपजे किसी भी विचार में जो कोका कोला की तरह गुणी हो, इस दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने की संभावना है। सच में विचार वस्तुएं हैं और उसके संचालन का दायरा खुद दुनिया है। मैं क्या करता यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते। यह कहानी उस पुरानी कहावत जहां चाह वहां रहा की सच्चाई साबित करती है। यह कहानी मुझे मेरे प्रिय शिक्षक और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गोंजालेस ने सुनाई थी, जिन्होंने दक्षिणी शिकागो के स्टॉकयार्ड क्षेत्र में अपना उपदेश करियर शुरू किया था। जब डॉक्टर गोंजाल्वेस कॉलेज समय से गुजर रहे थे, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोषों का अवलोकन किया जिन्हें वे मानते थे वे ठीक कर सकते थे यदि वे कॉलेज के प्रमुख होते। उनकी गहरी इच्छा एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान का निर्देशन प्रमुख बनना थी जिसमें युवा पुरुषों और महिलाओं को करते हुए सीखना पढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक नया कॉलेज व्यवस्थित करने का अपना मन बना लिया जिसमें वे अपने विचारों को शिक्षा के रूढ़िवादी तरीकों से असक्षम बनाए बिना पूरा कर सकते थे। उन्होंने अपनी परियोजना शुरू करने के लिए $1 लाख की ज़रूरत थी। पैसे की इतनी बड़ी राशि के लिए उन्होंने कहां पर अपने हाथ फैलाए होंगे, यही सवाल था जिसने इस महत्वाकांक्षी युवा उपदेशक के विचार को सबसे ज़्यादा सीख लिया था। लेकिन उनकी कोई भी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही थी। हर रात वह अपने साथ बिस्तर पर उस विचार को ले जा रहे थे। वे जहां भी गए इसे अपने साथ ले गए। वह इसे तब तक अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहे जब तक यह उनके लिए एक हावी होने वाला जुनून नहीं बन गया। $1 लाख बहुत सारा पैसा है। वह इस तथ्य को पहचानते थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि एकमात्र सीमा वह होती है जिन्हें हम अपने दिमाग में मान्यता देते हैं। एक दार्शनिक और साथ ही एक उपदेशक होने के नाते डॉक्टर गोंजाल्वेस यह जान गए थे, जैसे सभी सफल लोग जानते हैं, कि उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमें अवश्य शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी जानते थे कि उद्देश्य की निश्चितता जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है जब उस उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तन करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा का समर्थन मिलता है। वे इन सब महान सच्चाइयों को जानते थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि $10 लाख के लिए कहां और कैसे हाथ फैलाएं। स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार वह कहकर त्याग देते कि ओह,
वैसे मेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। बिल्कुल ऐसा ही अधिकतर लोगों ने कहा होता, लेकिन डॉक्टर गोंजाल्विस ने यह नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा और किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसका परिचय कराता हूँ और उन्हें स्वयं बोलने देता हूँ। एक शनिवार की दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहा था। लगभग 2 साल तक मैं सोचता रहा था। सोचने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। कार्रवाई का समय आ गया था। मैंने तभी का तभी मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक 10 लाख डॉलर प्राप्त कर लूँगा। कैसे, मैं उस बारे में चिंतित नहीं था। महत्व की मुख्य बात यह थी कि एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा पाने का निर्णय किया गया था। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस पल मैं एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा, आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसी मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मेरे अंदर से कोई कुछ कहता प्रतीत हुआ कि आप बहुत समय पहले क्यों इस निर्णय पर नहीं पहुंचे। पैसा हमेशा आपका इंतज़ार कर रहा था। चीज़ें जल्दी में होना शुरू हो गई। मैंने समाचार पत्रों को फ़ोन किया और घोषणा की मैं अगली सुबह एक धर्मोपदेश का प्रचार करूंगा जिसका शीर्षक होगा, यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते तो मैं क्या करता। मैं तुरंत धर्मोपदेश पर काम करने लगा, लेकिन मुझे आपको यह स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए कि काम कठिन नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से धर्मोपदेश की तैयारी कर रहा था। इसके पीछे की भावना मेरा एक हिस्सा थी। आधी रात से पहले मैं धर्मोपदेश लिख चुका था। मैं बिस्तर में चला गया और विश्वास की भावना के साथ सोया, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को 10 लाख डॉलर के स्वामी के रूप में देख सकता था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, धर्मोपदेश पढ़ा, फिर अपने घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक पैसे की जरूरी आपूर्ति कर देगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास फिर आश्वासन की भावना थी कि पैसे आने वाले हैं। अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया और इस भूल का तब तक मुझे पता नहीं चल पाया जब तक कि मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया था और इसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था। मेरे नोट्स के लिए वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और क्या आशीर्वाद था कि मैं वापस जा नहीं सकता था। इसके बजाय मेरे अवचेतन मन ने आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए उठा, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सपनों के दिल और आत्मा से बोला। मैंने सिर्फ अपने दर्शकों से ही बात नहीं की, बल्कि मुझे गर्व है मैंने भगवान से भी बात की। मैंने बताया मैं 10 लाख डॉलर का क्या करूँगा यदि वो राशि मेरे हाथों में रख दी जाती है। मैंने एक महान शैक्षणिक संस्था के संगठन की योजना जो मेरे दिमाग में थी का वर्णन किया, जहां युवा लोग व्यवहारिक चीज़ें करना सीखेंगे और साथ ही दिमाग को विकसित करेंगे। जब मैं समाप्त कर चुका था और बैठ गया, लगभग 3 पंक्तियों पीछे से एक आदमी अपनी सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया। मैं सोच रहा था वह क्या करने जा रहा है। वह मंच पर आया, अपना हाथ फैलाया और कहा, आदरणीय, मुझे आपका धर्मोपदेश पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कहा आप करोगे यदि आपके पास 10 लाख डॉलर होते। मैं आप में और आपके धर्मोपदेश में विश्वास करता हूँ। यह साबित करने के लिए मैं आपको 10 लाख डॉलर दूंगा। आप कल सुबह मेरे कार्यालय में आएं। मेरा नाम फिलिप टी ऑर्मर है। युवा गोंजाल्विस श्रीमान ऑर्मर के कार्यालय गया और 10 लाख डॉलर उसे प्रस्तुत किए गए। उस पैसे से उन्होंने आर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की।
यह राशि उस राशि से अधिक है जो अधिकतर प्रचारक कभी एक पूरे जीवन भर में देखते हैं। फिर भी पैसे के पीछे का विचार आवेग युवा प्रचारक के दिमाग में 1 मिनट के अंश में बना था। आवश्यक $10 लाख एक विचार के परिणाम के रूप में आया था। विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गोंजाल्विस लगभग 2 साल से अपने मन में पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से देखें। उन्होंने यह पैसा अपने खुद के मन में इसे पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने और इसे पाने की निश्चित योजना पर निर्णय लेने के 36 घंटे बाद पाया। $10 लाख के बारे में युवा गोंजाल्विस की अस्पष्ट सोच और दुर्बलता से इसके लिए उम्मीद करने के बारे में कुछ भी नया या अद्वितीय नहीं था। उनसे पहले दूसरे और कई उनके समय से इसी तरह के विचार लिए हुए थे, लेकिन उस यादगार शनिवार को उनके निर्णय पर पहुंचने के बारे में बहुत ही अनोखा और कुछ अलग था। जब उन्होंने अस्पष्टता को पृष्ठभूमि में डाल दिया और पूर्ण निश्चय से कहा, मैं 1 सप्ताह के भीतर वह पैसा प्राप्त कर लूंगा। भगवान उन लोगों के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो जानता है वह क्या चाहता है और उसे पाना निश्चित करता है। इसके अलावा वह सिद्धांत जिनके माध्यम से डॉक्टर गोंजाल्विस ने अपने $10 लाख प्राप्त किए अब भी जिंदा हैं। यह आपके लिए उपलब्ध है। यह सार्वभौमिक नियम आज भी उतना ही कारगर है जितना यह उस समय था जब युवा उपदेशक ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। यह किताब इस महान नियम के 13 तत्वों का कदम दर कदम वर्णन करती है और सलाह देती है कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। अवलोकन करें कि आशा कैंडलर और डॉक्टर फ्रैंक गोंजाल्विस में एक आम विशेषता थी। दोनों को चौंकाने वाली यह सच्चाई पता थी कि विचारों को निश्चित उद्देश्य साथ ही निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से नकदी में बदला जा सकता है। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं आप अकेले कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमीरी पा सकते हैं, तो इस विचार को निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भारी मात्रा में आती है तो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती। यदि वह आती है, अमीरी आती है, तो निश्चित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर आधारित निश्चित मांगों के जवाब में आती है, ना कि मौके या भाग्य से। सामान्यतः यह एक विचार सोच का आवेग है जो कल्पना से एक विनती करके कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि विचारों को वहाँ बेचा जा सकता है जहाँ माल नहीं बेच सकते। साधारण सेल्समैन इस बात को नहीं जानते हैं। यही वजह है कि वे साधारण हैं। पुस्तकों के एक प्रकाशक जो निकेल के लिए बेचते हैं ने एक खोज की है जो आमतौर पर प्रशासकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि कई लोग शीर्षक खरीदते हैं और पुस्तकों की सामग्री नहीं। महज एक पुस्तक का नाम बदलकर जो कि नहीं चल रहा था, उस किताब पर उसकी बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक ऊपर हो गई। वैसे पुस्तक के अंदर किसी भी तरह से कुछ नहीं बदला गया था। उसने केवल शीर्षक वाला कवर फाड़ डाला जो बिका नहीं था और एक ऐसे शीर्षक के साथ एक नया कवर डाल दिया जिसका एक बॉक्स ऑफिस मूल्य था। वह उतना ही आसान है जितना दिखता है। एक विचार था, यह कल्पना थी। विचारों की कोई मानक कीमत नहीं होती है। विचारों का निर्माता ही उनकी कीमत निर्धारित करता है और यदि वह होशियार है तो इस कीमत को प्राप्त कर लेता है। चलचित्र उद्योग ने करोड़पतियों का एक समूह उत्पन्न किया। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो विचार उत्पन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास वह कल्पना थी जिससे वे विचारों को देखकर पहचान सकते थे। करोड़पतियों का अगला समूह रेडियो उद्योग से होगा जो नया है और उत्सुक कल्पना वाले लोगों के अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं है। पैसा उन लोगों द्वारा कमाया जाएगा जो नए और अधिक सराहनीय रेडियो कर्मियों की खोज कर पाएंगे
और बना पाएंगे और जिनके पास योग्यता को पहचानने की और रेडियो श्रोताओं को इससे लाभ कमाने का मौका देने की कल्पना हो। प्रायोजक, यह दुर्भाग्यशाली पीड़ित जो अब रेडियो मनोरंजन की लागत का भुगतान करता है, जल्द ही विचार के प्रति सचेत हो जाएगा और अपने पैसे के बदले कुछ मांग करेगा। व्यक्ति जो उन कार्यक्रमों के निर्माण और आपूर्ति करने में जो उपयोगी सेवाएं देते हैं, प्रायोजक को हरा देता है। वह व्यक्ति है जो इस नए उद्योग में समृद्ध बनेगा। प्रेम गीतों को गुनगुनाने वाले और हल्के फुल्के बकबक करने वाले कलाकार जो अब फब्तियों और मूर्खतापूर्ण ठट्टे करके हवा को दूषित करते हैं, हल्के गुणों वाले कलाकारों के रास्ते चले जाएंगे और उनकी जगह उन वास्तविक कलाकारों द्वारा ले ली जाएगी जो सावधानी से उन योजनाबद्ध कार्यक्रमों की व्याख्या करते हैं जिनका प्रारूप लोगों को सेवाएं देने और साथ ही मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ अवसरों का विस्तृत खुला क्षेत्र है जो कल्पना की कमी के कारण हो रही अपनी हत्या का चीख चीख कर विरोध कर रहा है और किसी भी हाल में बचाने की भीख मांग रहा है। इन सबसे ऊपर रेडियो की जो ज़रूरत है वे है नए विचार। यदि अवसरों का यह नया क्षेत्र आप में कौतूहल जगाता है तो शायद आपको इस सलाह से लाभ हो कि भविष्य के सफल रेडियो कार्यक्रम श्रोता की बजाय खरीदार बनाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो रेडियो कार्यक्रमों को बनाने वालों को भविष्य में सफल होने के लिए श्रोताओं को खरीदार में बदलने के व्यवहारिक तरीके ढूंढने होंगे। इसके अलावा भविष्य में रेडियो कार्यक्रमों के सफल निर्माताओं को अपनी विशेषताओं को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि वह दर्शकों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिखा सके। प्रायोजक हवाई बयानों पर आधारित विक्रय वार्ता खरीदने की चिकनी चुपड़ी बातों से ऊब रहे हैं। वे चाहते हैं और भविष्य में निर्विवाद सबूत की मांग करेंगे कि उस प्रोग्राम न केवल लाखों लोगों को हमेशा सबसे मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसाएंगे बल्कि वह मूर्ख ठट्टा करने वाले सामान भी बेच सकता है। एक और बात जो शायद उन लोगों द्वारा भी समझी जा सकेगी जो अवसर के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में विचार करते हैं, रेडियो विज्ञापन विशिष्ट विज्ञापन विशेषज्ञों के एक पूरी तरह से नए समूह द्वारा नियंत्रित होने जा रहा है। पुराने समय के अखबार और पत्रिका विज्ञापन एजेंसी के पुरुषों से अलग और स्पष्ट। विज्ञापन के खेल में पुराने समय के लोग आधुनिक रेडियो लिपियों को नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें विचारों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नई रेडियो तकनीक ऐसे लोगों की मांग करती है जो ध्वनि के संबंध में लिखित पांडुलिपि के विचारों की व्याख्या कर सकते हों। यह जानने के लिए लेखक को कई हजार $1000 और 1 साल का कठिन परिश्रम लगाना पड़ा। रेडियो अभी वहाँ है जहाँ चलचित्र था। जब मैरी पिकफोर्ड और उसके घुंघराले बाल पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। रेडियो में उन लोगों के लिए बहुत जगह है जो विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। यदि रेडियो के अवसर पर पूर्वगामी टिप्पणी ने आपके विचारों के कारखाने को काम करने के लिए शुरू नहीं कर दिया है तो बेहतर है आप यह भूल जाएं। आपके अवसर किसी अन्य क्षेत्र में है। यदि टिप्पणी में आपने थोड़ी सी भी कौतूहल जगाया है तो इसमें आगे जाएं और शायद आपको अपने करियर को भरने के लिए आवश्यक विचार मिल जाए। यदि आपको रेडियो में कोई अनुभव नहीं है तो आप हतोत्साहित कभी ना हो। एंड्रयू कार्नेगी इस्पात बनाने के बारे में बहुत कम जानते थे। मेरे पास इसके लिए कार्नेगी के अपने शब्द हैं, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में से 2 का व्यवहारिक उपयोग किया और स्टील के कारोबार को उन्हें एक संपत्ति देने वाला माध्यम बनाया। व्यवहारिक रूप से हर महान सौभाग्य की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का निर्माता और विचारों का विक्रेता साथ मिल जाएं और सद्भाव से काम करें। कार्नेगी ने खुद को ऐसे लोगों से घेर रखा था
जो वो सब काम कर सकते थे जो वह खुद नहीं कर सकते थे। आदमी जिन्होंने विचार उत्पन्न किए, आदमी जिन्होंने विचारों का संचालन में लगाया और खुद को और दूसरों को शानदार तरह से समृद्ध बनाया। लाखों लोग एक अनुकूल ब्रेक की आशा में जीवन गुजार देते हैं। शायद एक अनुकूल ब्रेक किसी को एक अवसर दे सकता है, लेकिन सबसे सुरक्षित योजना भाग्य पर निर्भर रहना नहीं है। यह एक अनुकूल अवसर था जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा अवसर दिया, लेकिन उसे परिसंपत्ति बनने से पहले मुझे निर्धारित प्रयासों के 25 साल समर्पित करने पड़े। ब्रेक में अच्छे भाग्य से एंड्रयू कार्नेगी से मिलना और उनका सहयोग पाना शामिल थे। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता के एक दर्शन में व्यवस्थित करने का विचार बोया। हजारों लोग 25 सालों के अनुसंधान में की गई खोजों से लाभ कमा चुके हैं और कई भाग्य दर्शन के अनुपालन के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं। शुरुआत आसान थी। यह ऐसा विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। अनुकूल ब्रेक कार्नेगी के माध्यम से आया था, लेकिन उस दृढ़ संकल्प, प्रायोजन की निश्चितता और लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा और 25 साल के लगातार प्रयास का क्या, यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी जो निराशा, उदासी, अस्थायी हार, आलोचना और समय की बर्बादी कहकर लगातार याद दिलाने वाली बातों से बच निकली। यह एक तीव्र इच्छा थी, एक जुनून। जब पहली बार यह विचार श्रीमान कार्नेगी द्वारा मेरे मन में बोया गया तो इसे जीवित रहने के लिए मनाया, पाला और फुसलाया गया था, लगाया गया था। धीरे धीरे यह विचार अपनी शक्ति के तहत विशाल बन गया और इसने मुझे मनाया, पाला और प्रेरित किया। विचार ऐसे ही होते हैं। पहले आप इनको जीवन, कार्रवाई और मार्गदर्शन देते हैं, फिर ये अपनी शक्ति अपने हाथों में लेकर सभी विरोधों को एक तरफ बुहार देते हैं। विचार अमूर्त बल है, लेकिन इनके पास भौतिक मस्तिष्क से ज्यादा शक्ति होती है जो इन्हें जन्म देते हैं। उनके पास वह शक्ति होती है जिसे वे अपने जन्मदाता मस्तिष्क के धूल में वापस मिल जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म की शक्ति लें। यह मसीह के मस्तिष्क में पैदा हुए एक साधारण विचार के साथ शुरू हुआ। इसका मुख्य सिद्धांत है, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। मसीह जहां से आए थे वहीं वापस अपने स्रोत पर चले गए, लेकिन उनका विचार आगे बढ़ता ही जा रहा है। किसी दिन यह पनप जाएगा और अपनी क्षमता पा लेगा। फिर यह मसीह की गहरी इच्छा को पूरा कर चुका होगा। विचार केवल 2000 साल से विकसित हो रहा है। इसे समय दें। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। असफलता के लिए कोई बहाना नहीं है।